आइए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। सीधा सीधा क्वेश्चन है, कहता है लिंकेज का अपोजिट बताओ। तो भाई साहब मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, मेंडल का जो F2 जनरेशन का रेशियो था 9:3:3:1, वो इनके में नहीं आया था क्योंकि उन्होंने एक जगह लिंक्ड जीन ले लिए थे और एक जगह दूर दूर के जीन ले लिए थे। याद करो, आई कलर बॉडी कलर ले लिया था और आई कलर और विंग साइज ले लिया था। तो आई कलर बॉडी कलर वाले लिंक जीन थे तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आया था, रिकॉम्बिनेंट मात्र 1.3% आया था, राइट। और जब उन्होंने दूर दूर वाले जीन लिए सेम क्रोमोसोम अर्थात एक्स क्रोमोसोम पर, तो दूर दूर वाले जीन में क्या हुआ था, आपका रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा आई थी, क्लियर, 37 अप्रॉक्स आई थी, राइट। तो बेटा लिंकेज का सीधा अपोजिट अगर पूछा जाए कि लिंकेज ज्यादा है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपके जीन कम कर पाएंगे या ज्यादा, कम। तो लिंकेज का सीधा अपोजिट क्या जाता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब आप कहोगे सर आंसर क्रॉसिंग ओवर भी तो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सर क्रॉसिंग ओवर की अगर हम बात करें तो सर ये भी तो है, लिंकेज ज्यादा तो क्रॉसिंग ओवर कम हो पाएगी। आप बिल्कुल ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन अब इन दोनों में बेस्ट ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे। क्रॉसिंग ओवर होगी नहीं होगी वो एक सेकेंडरी बात है, अंत में हमें रिजल्ट चाहिए। क्या रिजल्ट किससे आएगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से, राइट। अब मान लो क्रॉसिंग ओवर होमोजाइगस के बीच में हो गई तो क्या कोई फर्क पड़ता है, क्या नहीं पड़ता। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा जाएगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्लियर है। ये हुआ आंसर क्वेश्चन, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 36, आंसर फर्स्ट। सेग्रीगेशन का कोई लेना देना ही नहीं भाई, लिंकेज हो या ना हो सेग्रीगेशन तो होगा। एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले दो फैक्टर अलग अलग गैमीट में जाएंगे क्योंकि ये अलग अलग क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। आओ बेटा, लिंकेज का म्यूटेशन से कोई लेना देना नहीं, लिंकेज हो ना हो डीएनए में चेंज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, क्रॉस ओवर वैल्यू, नया वर्ड आ गया क्या, कुछ नया वर्ड नहीं आया। देखो बेटा रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बताई थी, आपको याद है कि रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बताती है कि रिकॉम्बिनेशन होने के कितने चांसेस हैं, और इनडायरेक्टली वो बताती है कि दो जीन के बीच की डिस्टेंस कितनी है। सेम चीज क्रॉस ओवर वैल्यू भी बताती है, सेम चीज। आपके लेवल पर रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी और क्रॉस ओवर वैल्यू सेम मान लीजिए आप, आपके लेवल पर, नीट के लेवल पर, लेकिन ऐसा नहीं, थोड़ा डिफरेंस होता है। सेम मैं इसलिए बोल रहा हूं कि दोनों आपकी रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी ही बताते हैं, चाहे बोले रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी चाहे क्रॉस ओवर वैल्यू, दोनों बताते हैं रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी कि कितना रिकॉम्बिनेशन होगा। ज्यादा रिकॉम्बिनेशन तो जीन मतलब दूर है, रिकॉम्बिनेशन कम हो रहा है मतलब लिंकेज ज्यादा है, रिकॉम्बिनेशन कम हो रहा है लिंकेज ज्यादा है, और लिंकेज अगर ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर कम है, क्लियर। तो आपके लेवल पर इतना बोलना ठीक है कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो आपने लास्ट वीडियो में मेरी देखी थी तो क्रॉस ओवर वैल्यू एक ही चीज है, वरना सच बात ये क्रॉस ओवर वैल्यू हेटेरोजाइगस होमोजाइगस दोनों कंडीशन के लिए होती है, लेकिन रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी हेटेरोजाइगस के लिए होती है। इतना आपको जानना नहीं है, जो मैंने बोला उतनी देर के लिए कान बंद कर लो, लेकिन अब तो वो चीज बीत चुकी, कान कैसे बंद करोगे, वापस जाओ फिर कान बंद करके वापस आओ। तो क्रॉस ओवर वैल्यू दिया हुआ है, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी सोचना मेरे भाई, ठीक है। कहता है ए और बी के बीच 5%, अच्छा ओवरऑल ये क्या बताता है, ओवरऑल ये बताता है दो जीन की डिस्टेंस। भाई चाहे रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी हो चाहे क्रॉस ओवर वैल्यू हो, दोनों बताएंगे कि दो जीन की दूरी कितनी है। स्टूडेंट याद आया, मॉर्गन का जो स्टूडेंट था। अब इधर देखो बेटा, ए और बी 5%, मतलब ए और बी नजदीक है बहुत, सबसे कम परसेंट जिनके बीच में होगा वो पक्का नजदीक है, क्लियर। तो बेटा ए और बी इसमें भी नजदीक है, ए और बी इसमें भी नजदीक है, इसमें दूर है, ऑप्शन गया। ए और बी 5% मतलब एकदम नजदीक नजदीक है, इनके बीच रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी सबसे कम है मात्र 5%, ये एकदम नजदीक होंगे, तो थर्ड ऑप्शन गया, ठीक है। अब कह रहा पहला और दूसरे में बताओ कौन सा आंसर लगेगा। तो पहले तो मैं ए और बी को नजदीक कर दे रहा हूं और बीच में रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी 5, अरे मेरे भाई 5 मॉर्गन मान लेना यार, बताया था ना लास्ट वीडियो, देखो जाकर बेटा, अब दोबारा नहीं बताऊंगा। हाँ इधर आओ, ए और बी क्या है 5, बताया था, बता दूं दोबारा, अच्छा ए और बी क्या है 5, बी और सी के बीच दूरी 15 बता रहा है, 15% रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी या दूरी बोल दो, जो बोलना है बोलो, 15। अगर बेटा बी और सी के बीच दूरी 15, तो भाई 15 इधर भी हो सकती है, 15 इधर भी हो सकती है, ठीक है। इधर देखो 15 इधर भी हो सकती है। सर बी और सी के बीच की दूरी अगर 15 है, ठीक है समझना, और सी इधर है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो ए और बी के बीच की, तो ए और सी के बीच की दूरी कितनी आनी चाहिए, 10, लेकिन ए और सी के बीच की दूरी इसने दिया ही नहीं, तो एक आंसर हमारा बन जाएगा सी ए बी, राइट, सेकंड। लेकिन अब ऑप्शन फर्स्ट भी चेक करेंगे, अगर ए और सी, इधर देखो,
अगर सुनो तो मेरी बात, बी और सी के बीच दूरी अगर इधर 15 मानोगे तो ए और सी के बीच की दूरी हमें देना चाहिए था 20, लेकिन उसने ए और सी के बीच की दूरी नहीं दी। इसका मतलब इसके आंसर दो बनेंगे, या तो जीन सी ए बी के फॉर्म में अरेंज है या तो ए बी सी के फॉर्म में। तो बेटा हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। एकदम क्लियर है बात? आइए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38वां देखते हैं। एक डिजीज मैन है, सब बीमारी है, एक डिजीज मैन है, शादी करता है एक नॉर्मल वुमेन से। बहुत बढ़िया, कुछ तो कर रहा है भाई। 3 लड़कियां हैं, 5 लड़के पैदा किए। शाबाश, नाइस परफॉर्मेंस। मतलब क्या भाई, इसमें नॉर्मल बात कह रहा हूं। कह रहा सभी लड़कियां बीमार हैं। बिटिया सभी क्या है? एक्सेप्ट कर रही हैं। और सभी लड़के नॉर्मल है। कहता है जीन बताइए इस डिजीज का कौन सा हो सकता है। इधर आओ ना, पहले सोचेंगे। इधर मैन डिजीज बोल रहा है भाई साहब। भैया ये क्या है? कैरेक्टी। ये कौन सी नई टाइप की इंग्लिश आई है? कैरेक्टी। ये कैरेक्टर है बेटा, ये सब अभिषेक भाई की देन है। इधर आओ, क्लास के बाद मैं भी दूंगा। इधर आओ, इधर 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 इधर, सैलरी ही। इधर आओ। अब बेटा कह रहा है 3 लड़कियां 5 लड़के, लड़कियां सभी बीमार हैं। अरे बाप रे, लड़का एक भी बीमार नहीं है। तो पहले पकड़ो डिजीज डोमिनेंट है या रेसेसिव। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। लड़का बता रहा है डिजीज है, या तो डिजीज, मेरी बात सुनना, ऑटोसोमल होगी। सुनो मेरी बात, केस क्या बनता है? या तो ऑटोसोमल होगी, ऑटोसोमल मेल में भी होगी और फीमेल में भी होगी, क्योंकि ऑटोसोम तो मेल फीमेल दोनों के पास है। ये बात प्लीज गौर से सुनो। या तो डिजीज ऑटोसोमल होगी, ठीक है। ऑटोसोमल क्या है? मेल के पास भी और फीमेल के पास भी। ऑटोसोमल डिजीज में लड़के भी प्रभावित होंगे और लड़कियां भी प्रभावित होंगी। जब डिजीज वाई लिंक्ड होगी तो सिर्फ लड़के प्रभावित होंगे, लेकिन सारे लड़के प्रभावित होंगे। सिर्फ लड़के प्रभावित होंगे और सारे लड़के प्रभावित होंगे अगर डिजीज का जीन किस पे पाया जा रहा है? वाई क्रोमोसोम पर। और अगर डिजीज एक्स लिंक्ड हुई, क्या हुई? एक्स लिंक। सुनो तो मेरी बात, डिजीज क्या हुई? एक्स लिंक। तो अब डिपेंड करता है डोमिनेंट है या रेसेसिव है, ठीक है। रेसेसिव हुई तो एक भी जीन अगर मेल के पास हुआ तो डिजीज शो कर देगा, पक्का। मेल कभी कैरियर नहीं हो सकता रेसेसिव डिजीज का, है ना। इधर मेल कभी कैरियर होता ही नहीं। पहली बात तो कैरियर होती है फीमेल, दूसरों को बीमारियां कराती हैं, खुद बीमार नहीं रहती हैं। और अगर डिजीज एक्स लिंक रेसेसिव हुई तो मेल में एक और जीन खराब होगा, डिजीज आ जाएगी। और फीमेल में दोनों जीन खराब चाहिए तभी डिजीज आएगी। ये बेसिक बात समझ में आ गई। अब इधर समझना, मुझे ये बताओ, महिला होती है एक्स एक्स, पुरुष होता है एक्स वाई, ठीक है। ये बताओ बेटा, ये आगे के सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट एक बार मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। ये बताओ महिला के पास, महिला के हर गैमेट में क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम। पुरुष डिसाइड करेगा लड़का होगा या लड़की। एक बात गांठ बांध करके रख लो कि पुरुष अपनी बेटी को एक्स क्रोमोसोम देता है, महिला सबको एक्स देती है। महिला सबको पक्का। पुरुष जो है अगर लड़की पैदा करेगा तो वो एक्स देगा और लड़का पैदा करेगा तो वाई देगा। कितने लोग समझ गए वाली बात? हाथ नीचे करिए, हाथ नीचे करिए, हाथ नीचे करिए, हाथ नीचे करिए। अब बात नंबर अगली, बात नंबर पहले बताओ, लड़की है अगर तो लड़की के हर गैमीट में एक्स होगा। लड़का विल डिसाइड, लड़का होगा या लड़की। लड़की होगी तो इसका मतलब पुरुष ने क्या दिया? एक्स। लड़का होगा तो पुरुष ने क्या दिया? वाई। एकदम क्लियर है यहां तक। अब बेटा क्वेश्चन पर हम वापस आते हैं। पहले ये पकड़ो कि सन सभी नॉर्मल हैं, ठीक। बच्चों में इधर देखिए, अगर कोई बीमारी का जीन ऑटोसोम पर है तो लड़कों में भी आएगी बीमारी और लड़कियों में भी आएगी। ये क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, है ना। जरूरी थोड़ी कि ये 5 3 8 पैदा करें, ठीक है। ये क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो अब मेरी बात सुनो, अगर ये डिजीज ऑटोसोमल होती तो कंफर्म है कि लड़का लड़की दोनों में होती, लेकिन ये भाई साहब कह रहे सन सभी इनके क्या है? नॉर्मल। तो ऑटोसोमल वाला ऑप्शन कट गया, पक्का। सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर आपको नहीं जानना है, ठीक है।
वो आपके सिलेबस में नहीं है। सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या सेक्स लिंक्ड रेसेसिव है? अब सेक्स लिंक क्रोमोसोम एक्स भी हो सकता है और वाई भी, पक्का। लेकिन मैंने कहा था यूजुअली वाई वाले क्वेश्चन आपके यहां नहीं आते, पर तभी हल्का सुन लेते हैं। अगर डिजीज वाई लिंक्ड होती तब तो हर लड़के में आती, बोलो हां या ना। इसका मतलब डिजीज क्या है बेटा? एक्स लिंक्ड। मैं क्वेश्चन को और अच्छा फ्रेम कर रहा हूं, है ना। इसका मतलब डिजीज क्या है? एक्स लिंक्ड। तो सेक्स लिंक में भी पूछा जाए वाई लिंक्ड की एक्स लिंक्ड, एक्स लिंक्ड। एकदम क्लियर है यहां तक? अब हमें क्वेश्चन से पकड़ना है डिजीज डोमिनेंट होगी या रेसेसिव। यहां तक सबको क्लियर हो? हाथ ऊपर कर लो, दोनों हाथ। अरे रुक जाओ इधर। अब डिजीज डोमिनेंट है या रेसेसिव? बच्चों ये बताओ, जो पिताजी है वो डिजीज है। अच्छा ये कंफर्म हो गया डिजीज एक्स क्रोमोसोम पर है? अच्छा कैसे पकड़ा कि ऑटोसोम पर नहीं? देखो केसेस देखो क्या क्या बन सकते हैं, 5। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रेसेसिव। पक्का? एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रेसेसिव, 4 हो गया। 5वां वाई लिंक्ड। ठीक है, ऑटोसोमल हुई है डिजीज। बात सुनना मेरी बात। नहीं मैं इसको एक बार पूरा फिर बताऊंगा। इधर सुनो। नहीं मुझे पता है तुम लोग बहुत ही जीनियस टाइप के हो इधर, लेकिन मेरी बात सुनो। इधर देखो केसेस क्या क्या हो सकते हैं। डिजीज ऑटोसोमल हुई तो मेल और फीमेल दोनों में होगी, पक्का। क्वेश्चन ही ऐसा फ्रेम किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कहते एक लड़की पैदा हुई, एक लड़की पैदा हुई उसे डिजीज हुई, ऐसा नहीं है। भरमार होगी फिर तभी रिजल्ट वेरीफाइड होगा ना यार। भाई मेंडल के रिजल्ट को आप क्यों क्रेडिट देते हो? क्योंकि उसका डाटा कलेक्शन बहुत हाई था, है ना। ऑटोसोमल हुई तो लड़का लड़की दोनों में होगी, क्योंकि लड़का लड़की दोनों के पास ऑटोसोम है। बात खत्म हो गई भाई साहब। ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, गलती से भी स्किप मत कर देना। अगर डिजीज एक्स लिंक्ड हुई तो एक्स लिंक्ड डिजीज सब सिखा चुका हूं। एक्स लिंक्ड डिजीज के लिए महिला जो होगी फीमेल कैरियर भी हो सकती है, अफेक्टेड भी हो सकती है और नॉर्मल भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन पुरुष की बात करो तो पुरुष या तो अफेक्टेड होगा, एक और जीन आ गया, या तो पुरुष क्या होगा? नॉर्मल। एकदम क्लियर है वाली बात? कैरियर नहीं हो सकता, क्लियर है वाली बात? या तो अफेक्टेड या तो नॉन अफेक्टेड। अब इधर देखिएगा, अब डिजीज डोमिनेंट है और रेसेसिव है। अगर कोई डिजीज डोमिनेंट है तो एक और जीन खराब हुआ तो डिजीज अपीयर हो जाएगी। मैंने कहा था डोमिनेंट डिजीज जो होगी या डोमिनेंट लक्षण जो होगा वो कैपिटल ए में भी आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए में भी आएगा, स्मॉल ए में नहीं आएगा। कितने लोग समझ गए हाथ ऊपर? डोमिनेंट के लक्षण दोनों में आएंगे, मतलब एक और डोमिनेंट एलील आ गया, काम हो गया। अगर डिजीज रेसेसिव है तो कंफर्म है कि जीनोटाइप क्या होगा? स्मॉल ए। एकदम क्लियर है वाली बात? लक्षण सिर्फ कब आएगा? जब दोनों के दोनों जीन खराब हो या दोनों के दोनों रेसेसिव ले लो। पहले बताओ ये बात क्लियर है? एकदम क्लियर है? अच्छा अब मेरी आखिरी बात, डिजीज अगर वाई लिंक्ड है बच्चों तो ये हर मेल में होगी। डिजीज अगर वाई लिंक्ड है तो हर मेल में होगी। एकदम क्लियर है वाली बात? पक्का? आओ अब मैं क्वेश्चन पर वापस चलता हूं, उससे पहले एक शब्द सिखा देता हूं। हेमीजाइगस क्या होता है? हेमीजाइगस का मतलब होता है अनपेयर्ड। ये क्वेश्चन कराते वक्त ही सिखाया जाता है बेटा। अनपेयर्ड जीन, अगर कोई जीन अनपेयर्ड है, कोई फैक्टर अनपेयर्ड है। सर हम अनपेयर्ड की बात नहीं समझ पाए। मतलब आप है तो डिप्लॉयड, लेकिन उसका आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या पढ़ा था? फैक्टर ऑकर इन पेयर। मैंने ये भी बताया था मेंडल ने चीज कैसे सोची थी, राइट? अगर कोई मैं बोलूं कोई जीन अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड मतलब जीन एक है कि जीन दो है उस कैरेक्टर के लिए? एक। तो याद करो अनपेयर्ड जीन का एग्जांपल मैंने आपको बताया था एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे के होमोलोगस नहीं होते, तो किसी भी जीन की एलिक फॉर्म कितनी पाई जाएगी? एक। फीमेल में नहीं, फीमेल में तो एक्स एक्स होमोलोगस है। तो हेमीजाइगस कंडीशन किसमें होगी बेटा? मेल में। समझ गए? कोई जीन अनपेयर्ड है भाई, फैक्टर होकर इनपेयर। मैंने कहा था कैपिटल टी कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता, साथ में कुछ होना चाहिए था। लेकिन जब ड्रोसोफिला का केस देखा, ह्यूमन का केस देखा, तो पता चला हम लोगों में एक्स और वाई क्रोमोसोम पर जो मौजूद जीन होते वो पेयर्ड नहीं होते। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हेमीजाइगस।
अब आ जाओ बेटा, हम चलेंगे क्वेश्चन पर वापस। पुनः हम क्वेश्चन की तरफ। अरे प्रस्थान होने के लिए कुछ होना तो चाहिए। पुनः हम क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान होने के लिए क्या करें? A diseased man marries a normal woman। आ जाओ बेटा, पुरुष यहां डिजीज है, ठीक है, और महिला क्या है? नॉर्मल। इधर देखिए, इसके सभी सन नॉर्मल हैं, तो प्रूव हो गया कि डिजीज वाई लिंक्ड नहीं होगी। एकदम क्लियर है बेटा, वाई लिंक्ड नहीं होगी। क्लियर है वाली बात। ऑटोसोम पर भी नहीं होगी, तो ऑटोसोमल ना डोमिनेंट ना रेसेसिव, ठीक है। ऑटोसोमल नहीं होगी क्योंकि मेल फीमेल दोनों में आनी चाहिए। एकदम क्लियर है वाली बात। अब बचा क्या बेटा? एक्स लिंक्ड। तो डिजीज एक्स लिंक्ड तो है, लेकिन अब पकड़ना है डोमिनेंट है या रेसेसिव। ये बताओ बेटा, पुरुष जो है इधर, मतलब पुरुष डिजीज है, तो डिजीज जीन किस क्रोमोसोम पर होगा? एक्स पर, ठीक है। इधर देखो, मान लो कलर ब्लाइंडनेस ही मान ली हमने, ठीक है। महिला क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल है। ये बताओ, पुरुष अपनी लड़कियों को क्या देता है? एक्स या वाई? जल्दी बताओ। एक्स देता है, ठीक है। इधर देखो बेटा, कह रहे हैं ऑल द डॉटर्स वर डिजीज्ड। समझना अच्छे से, सभी लड़कियां डिजीज हैं, ठीक है। अब अच्छा, यहां कलर ब्लाइंडनेस मेरे मुंह से गलती से निकल गया, अभी तो हमें पता नहीं कि डोमिनेंट है या रेसेसिव। यहां पर बस हमने जीन खराब कर दिया, ठीक है। इधर आइएगा, यहां हमने जीन क्या कर दिया? खराब। अब अगर इसकी लड़कियां अफेक्टेड हैं, इधर देखो, तो अगर ये खराब वाला जीन रेसेसिव होता तो लड़कियां अफेक्टेड नहीं होती। खराब वाला जीन रेसेसिव होता तो लड़कियां अफेक्टेड ना होती। रिजल्ट निकालना है अपने को। इसका मतलब ये डिजीज कौन सी जाएगी? आपकी डोमिनेंट। कितने लोगों को क्लियर है? पक्का। अब लड़के अफेक्टेड क्यों नहीं हुए? क्योंकि लड़कों को पुरुष क्या देता है? वाई क्रोमोसोम। सो आवर आंसर विल बी सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट फर्स्ट। कितने वाले लोगों को क्लियर है? पकड़ने का तरीका समझ पाए? वाई लिंक्ड इधर कैसे? देखो, एक एक चीज देखो, सिर्फ 5 केसेस वाई लिंक्ड, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव, एक्स लिंक्ड रेसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, बस बात खत्म, ठीक है। अब इधर वाई लिंक्ड इसलिए नहीं क्योंकि लड़कों में नहीं आई, ऑटोसोमल इसलिए नहीं, लड़का लड़की दोनों में आनी चाहिए थी। एक्स लिंक्ड में अब डोमिनेंट रेसेसिव पकड़ना था, ठीक है। कह रहा सभी लड़कियां अफेक्टेड है, तो भैया पुरुष तो लड़कियों को एक्स ही देता है, ठीक है। सभी लड़कियां अफेक्टेड है। अगर एक जीन डिफेक्ट होने से बीमारी आ जा रही है, मतलब बीमारी डोमिनेंट है। एकदम क्लियर है बेटा। लड़के क्यों नहीं अफेक्टेड है भाई? क्योंकि लड़कों को ही क्या देते हैं? वाई क्रोमोसोम, और महिला क्या है? नॉर्मल। सो क्वेश्चन नंबर 38 आंसर विल बी फर्स्ट। मैं इस क्वेश्चन में टाइम क्यों लिया आप लोग समझ गए? क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से हम कई केसेस कर लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 39। कलर ब्लाइंड मैन है, शादी करता है एक लड़की से। बहुत बढ़िया बात है, कलर ब्लाइंड है, क्या दिखेगा भाई? रेड और रंग ही तो नहीं दिखेगा, रेड और ग्रीन, है ना। कलर ब्लाइंड मना ही है भाई। और महिला नॉर्मल होमोजाइगस है, मतलब हाँ बिल्कुल वही बात कर रहे हैं, दोनों जीन एकदम टना टन। अब भाई होमोजाइगस खराब के लिए भी हो सकता है, दोनों जीन कलर ब्लाइंड है तो वो होमोजाइगस खराब, दोनों जीन नॉर्मल है तो वो होमोजाइगस सही। कह रहे हैं कलर ब्लाइंड मैन शादी करता है लड़की से जो कि नॉर्मल है, जीनोटिपिकली कह रहा है, देन जीनोटिपिकली बच्चों में क्या होगा? इधर देखो, लड़कियां जितनी भी होंगी सब की सब क्या होंगी? कैरियर, पक्का। और लड़के जितने भी होंगे सब के सब नॉर्मल, पक्का। सन विल बी नॉर्मल, डॉटर विल बी कैरियर। एकदम क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 40। आइए, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगी। ज्यादा क्रॉसिंग ओवर कब होगी?
जब डिस्टेंस दो जीन की ज्यादा होगी या कम? हाँ, ज्यादा। तो सीधी बात है, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन इज मोर। ठीक है, और भैया जितना ज्यादा लिंकेज होगा उतनी कम क्रॉसिंग ओवर। आइए, प्रेजेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि इधर तो रुक तो जाओ ना ना, कह रहा है रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बन रहे हैं। मान लो कि रिकॉम्बिनेंट हमें क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि लिंकेज कम है, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा है। भाई लिंकेज ज्यादा हुई तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, तो लिंकेज तो ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया। ठीक है, नहीं आंसर तो मैं डायरेक्ट मार दूंगा। इधर लिंकेज गया। लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अगर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं करेंगे तो क्या रिकॉम्बिनेंट बनेंगे क्या? तो ये भी गया। ऑल ऑफ द अबव तो बिल्कुल ही गया, वो तो सेकंड कटते ही फोर्थ गया। तो आंसर फर्स्ट। आइए, ये होता है डिस्कशन। मॉर्गन कॉइन्ड द टर्म, मॉर्गन ने टर्म दिया किस चीज के लिए? फिजिकल एसोसिएशन जीन का बताने के लिए लिंकेज टर्म दिया। बोलो यार। और टर्म कौन सा? टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन। बेटा नॉन पेरेंटल मतलब रिकॉम्बिनेंट, तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। आंसर हो गया 43। मैंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ा और हंट मॉर्गन पढ़ा, मैं ड्रोसोफिला मार दूंगा। अगला, ड्रोसोफिला के बारे में क्या इनकरेक्ट है? 7 वीक नहीं भाई, ड्रोसोफिला को लेकर एनसीईआरटी जितनी बात करती है उसमें वीक सिर्फ 2 ही है। अच्छा, इफ अ कलर ब्लाइंड वुमेन, अच्छा महिला कलर ब्लाइंड है, अरे मोर माये ई का 0.4% कलर ब्लाइंड है। ठीक है, नॉर्मल विजन वाले मनई से शादी कर रही, कलर ब्लाइंड रेसेसिव है, मेल कभी कैरियर नहीं हो सकता। कह रहा बताओ लड़कों के साथ क्या होगा? लड़के जितने होंगे सबके सब कलर ब्लाइंड। क्लियर? क्योंकि पुरुष क्या देता है लड़कों को? वाई, और महिला के दोनों एक्स अफेक्टेड हैं। लड़के सारे कलर ब्लाइंड, लड़कियां सारी कैरियर। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है आप लोग का जेनेटिक्स में। सिकल सेल एनीमिया पढ़ा, लेकिन बड़ा सही आंसर दे रहे हो, बड़ी गजब का समझ रहे हो। कैसे? ओके, आई एम सॉरी। आइए, सिकल सेल एनीमिया इज, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? कैरेक्टराइज बाय इलोंगेटेड सिकल लाइक आरबीसी विद अ न्यूक्लियस। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, बात खत्म। ठीक है, चाहे नॉर्मल हो चाहे सिकल शेप हो। ऑटोसोमल लिंक्ड डोमिनेंट नहीं, रेसेसिव। ऑटोसोमल लिंक तक तो सही था, मैं वहां तक तो ऐसे था, देखो ऐसे, फिर ऐसे हो गया, डोमिनेंट पढ़ के रेसेसिव होगा। कॉज बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैलिन बाय ग्लूटामिक एसिड, वैलिन बाय वैलिन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैलिन बाय ग्लूटामिक एसिड, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन। गुड। कॉज बाय चेंज इन सिंक, बिल्कुल सही। डीएनए में एक जगह चेंज होता है जिससे जो आरएनए बनता है जीएजी की जगह बनता है जीयूजी। आओ 40, हाँ जीजू जी नहीं बेटा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डाई हाइब्रिड क्रॉस। चलो भैया, तुम लिंक्ड जीन की बात कर रहे हो, मतलब डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड में काहे का लिंक्ड? अरे अब एक ही जीन देखोगे उसमें, मैं अकेला खड़ा हूं ना, लिंक्ड हूं किसी से ना दूर हूं जी। अच्छा, कह रहा जीन जो लूजली लिंक्ड होंगे सेम क्रोमोसोम पर, ठीक है, शो सिमिलर रिकॉम्बिनेशन, नहीं सिमिलर कैसे, टाइटली वाले कम रिकॉम्बिनेशन दिखाएंगे और जो लूजली लिंक्ड है दूर दूर है वो ज्यादा। टाइटली लिंक्ड जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम शो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन, बिल्कुल सही बात है। अगर टाइटली लिंक्ड होंगे तो रिकॉम्बिनेशन कम। तीसरा गलत, क्योंकि ज्यादा रिकॉम्बिनेशन बोल रहा है। चौथा, जीन फार अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम, गलत। फार अपार्ट शो वेरी मच परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। हाँ, और कहीं 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है तब तो बहुत ज्यादा रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है इसमें कौन सी बात दो जीन के बारे में सही नहीं है कि अगर 50% ले हो। अगला क्वेश्चन ही वही आ गया भैया, 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मतलब जीन टाइटली लिंक्ड नहीं है। बोलो भैया, एकदम क्लियर है बात। अब पहला ऑप्शन सही क्यों है? कह रहा है जीन अगर प्रेजेंट है सेम क्रोमोसोम पर, ठीक है, समझना कायदे से, सेम क्रोमोसोम पर जीन अगर मौजूद है, दे अंडरगो मोर देन वन क्रॉसिंग ओवर इन एवरी मियोसिस, बिल्कुल सही बात है। बोलो यार भाई, 50% से रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ऊपर क्यों नहीं जा पाती है? क्योंकि मैंने आपसे कहा था, याद करो मैंने जीन बदल के दिखाए थे। अगर याद करो एक एग्जांपल दिया था दूल्हा दुल्हन का, अगर दुल्हन चेंज हुई तो तनाव हुआ, दूल्हे भी चेंज कर दिए वापस नॉर्मल हो गया। एक से ज्यादा क्रॉसिंग ओवर हो गई थी तो रिजल्ट क्या आया था? नॉर्मल। पेरेंटल टाइप वापस बन गया था ना, बोलते ही नहीं हो यार। अगला, जीन में बी ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, बिल्कुल सही बात है।
भाई अगर डिफरेंट क्रोमोसोम पर होंगे तो भी इंडिपेंडेंट, तो 100% इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे। जीन शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बिल्कुल सही बात है। टाइटली लिंक नहीं होंगे बस, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। 50 से ऊपर होती है क्या? नहीं। 50 से ऊपर पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है ना, 50-50 हो सकती है। कहते हैं दोनों पेरेंट कैरियर है थैलासीमिया के। आ जाओ, थैलासीमिया के कैरियर हैं, इधर आओ। चलो मैं थैलासीमिया बी मान लेता है, एज्यूम कर ले रहा हूं। इधर फीमेल पेरेंट ले लिया, इधर मेल पेरेंट, दोनों कैरियर हैं। एक एक जीन खराब कर दो, एक एक जीन खराब कर दो, ठीक। प्यूरेट स्क्वायर डायरेक्ट बनाओ ना, ठीक है। इधर अब बच्चे पैदा करो। अब बेटा ऑटोसोमल है तो इसमें लड़का लड़की की बातें नहीं होंगी। इधर बताओ ये वाला क्या होगा? कैरियर, ये वाला नॉर्मल, ये वाला अफेक्टेड और ये वाला कैरियर। एकदम क्लियर? तो कह रहा कितने अफेक्टेड होंगे? 25 अफेक्टेड, 50 कैरियर और 25 नॉर्मल। क्लियर है? टेस्ट तो नहीं हो रहा? अगला, फादर कलर ब्लाइंड। कह रहे अल्लाह कितने कलर ब्लाइंड है। इधर आओ, तुम भी कलर ब्लाइंड हो। अ मैन, एक लड़का है जिसके पापा कलर ब्लाइंड है। अ मैन हुज फादर वॉज ए कलर ब्लाइंड। अगर पुरुष के पिताजी कलर ब्लाइंड हैं, तो पुरुष के पिताजी कलर ब्लाइंड हैं, तो इससे पुरुष पर क्या फर्क पड़ता है? अगर मेरे पिताजी कलर ब्लाइंड है तो मुझे तो पिताजी वाई दिए, फर्क तो हमारी अम्मा डालेंगी। फर्क तो हमारी, बोलो यार। चलो भाई, एक पुरुष है पापा कलर ब्लाइंड, दैट डजंट मैटर। मैरीज आ वुमेन हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर। हाँ, अब यहां फर्क पड़ेगा। कलर ब्लाइंड मदर एंड अ नॉर्मल फादर, महिला कैरियर हो जाएगी। डायरेक्ट निकाल ले रहे हो ना? अरे मान लो मैं वो महिला हूं, मम्मी हमारी कलर ब्लाइंड है और पापा हमारे नॉर्मल, तो पापा से एक्स आया वो नॉर्मल वाला, मम्मी से जो एक्स आया अफेक्टेड वाला, मैं हो गया कैरियर। पक्का? तो महिला हो गई कैरियर और पुरुष हो गए नॉर्मल। एकदम क्लियर है? 25% लड़कियां कैरियर, 25% प्रोजनी कैरियर। इसमें पूछा क्या है? मेल चिल्ड्रन, तो मेल से मतलब रखिए, वाई से मिलाइए, टाइम पास मत कीजिए, सीधे वाई से मिलाइए। इधर गलत, 50% मेल अफेक्टेड, 50% मेल नॉर्मल। आंसर विल बी थर्ड। बोलो, थर्ड होगा ना 50%। अगला आओ, 51। कितने कलर ब्लाइंड है, देखो कितने कलर ब्लाइंड है। अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमेन। चलो भैया, पुरुष कलर ब्लाइंड है, मतलब ये हर टाइप के क्वेश्चन है। एक लड़की से शादी करते हैं जिसकी नॉर्मल निगाहें हैं। अब पता नहीं, अभी तक के क्वेश्चन से तो यही पता चल रहा है, क्या पता कैरियर हो, अंदर छुपा के रखी हो खराब वाला जीन। हु हैव नो हिस्ट्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, महिला नॉर्मल, महिला नॉर्मल। ठीक है, अब कह रहा है क्या संभावना है कि इनका जो ग्रैंडसन होगा, मतलब बेटे का बेटा। समझ गया ना मेरी बात? आगे ब्रैकेट में लिख दिया आप लोग को मेडिकल वाला समझ के, सन्स सन। कह रहा वो कलर ब्लाइंड हो, इसके क्या चांसेस हैं? ऊपर आइए, ऊपर आइए। पहले बताओ इनका लड़का नॉर्मल होगा या नॉर्मल? क्योंकि पुरुष क्या देता है? वाई क्रोमोसोम, महिला क्या देती है? एक्स। इनका हर लड़का क्या होगा? नॉर्मल। तो जब लड़का नॉर्मल, तो अब जब बेटा ये शादी किसी भी लड़की से करेगा, उसको आपको नॉर्मल ही मानना पड़ेगा ना। तो एक भी बच्चा अफेक्टेड नहीं होगा, आंसर होगा नील। ठीक है? अब भाई ये नहीं बोलोगे ना वो ढूंढ के करेगा कलर ब्लाइंड वाली से। ठीक है भाई, अगर एक को फिर जिससे शादी करोगे उसे नॉर्मल मानना पड़ेगा ना, एज्यूम करना पड़ेगा। हीमोफिलिक जीन नहीं जाता है, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसी सवाल में सब है। हीमोफिलिक जीन नहीं जाता है फादर से सन में। फादर से लड़की में जाएगा। फादर क्योंकि लड़की को देते हैं एक्स और पुरुष को देते हैं वाई, तो एक्स लिंक, कोई भी एक्स लिंक, अगर कोई भी रेसेसिव डिजीज है, मेरी बात सुनो, अगर एक्स लिंक डिजीज है, ठीक है, अब चाहे रेसेसिव हो चाहे डोमिनेंट हो,
ठीक है, एक्स लिंक्ड अगर डिजीज है तो पिता से पुत्री में तो जा सकती है, लड़के में नहीं जाएगी। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, याद आया? सो कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया आर द एग्जांपल ऑफ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, इधर आइए। अगला, हीमोफिलिक मदर से सन में जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, क्योंकि मदर जो मेल के पास एक्स आया है, लड़कों जो तुम्हारे पास एक्स आया वो किसने दिया है? मम्मी। यार लड़कों क्या कर रहे हो बेटा? सो हम अपनी मम्मी को फोन करके बोल सकते, मम्मी थैंक्स फॉर योर एक्स क्रोमोसोम, पापा कहेंगे थैंक्स फॉर योर वाई क्रोमोसोम। आप लोग किसी में कंफ्यूजन, किसने कौन सा दिया है? दोनों एक्स है। हाँ भाई, मेल भी एक्स देता है, फीमेल भी लड़कियों को एक्स ही देती है। हीमोफिलिक फादर टू डॉटर, हीमोफिलिक फादर टू डॉटर, बताओ जल्दी। सही है। हीमोफिलिक मदर टू सन, मदर टू सन, सन एंड डॉटर। माँ तो एक्स दोनों को देती है ना, मेल को भी दे सकती है और फीमेल को भी। तो कह रहा हीमोफिलिक जीन के लिए कौन सी बात सही नहीं है? फर्स्ट, हीमोफिलिक फादर कभी भी बेटे को नहीं देगा, क्लियर है वाली बात, क्योंकि वो एक्स क्रोमोसोम बेटे को देता ही नहीं, वो वाई देता है। सिंपल है यार। क्वेश्चन नंबर 53, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, हमें इनकरेक्ट पहले ही दिखने लगते हैं। इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर। सिकल सेल एनीमिया एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर नहीं है, ऑटोसोमल रेसेसिव है। तो डी वाला क्या हुआ बेटा? उड़ गया। और बेटा करेक्ट पूछा है ना, करेक्ट पूछा है ना, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। फोर्थ आंसर है। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन टेक्निक। तुमने मेरा पॉज देखा था, मैंने शुरू में सबसे पहले ऑप्शन दड़ा, नहीं समझे मेरी बात। मैं कहा भगवान डी गलत करा दो बस मजा आ जाए, नहीं समझे, डी गलत करा दो तो मजा आ जाए, और डी सही होता तो मूड खराब हो जाए, सिर्फ एक ही काट पाते। बोलो यार। तो इधर बेटा इसका मतलब बाकी के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ठीक है, अब वो क्यों सही है ये चीज आप एनसीईआरटी में जाके स्वयं देखें। इधर आइए, हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, बिल्कुल। अरे मेरे भाई एंड कलर ब्लाइंडनेस भी लिख दो ना, थोड़ा मजा है, टाइम पास हो। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी, बिल्कुल बताया था, 1-2 क्रोमोसोम का बढ़ना और घटना। ट्राइसोमी हो गई थी 21 क्रोमोसोम की। लैंगडन डाउन 1866, आगे बढ़िए। फेनिलकीटोन्यूरिया इज ऑटोसोमल रेसेसिव, अरे कैसी बात करो, नीचे वाले को ऊपर ले लो। सिकल सेल एनीमिया भी है, ऊपर ले मत लेना नहीं एग्जाम में, नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाए। आओ, थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज्ड ड्यू टू पिराबलम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल। हाँ, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, बोथ आर क्वांटिटेटिव। अरे हमें तो भूल भी गया था, बस ये पता था एक था क्वांटिटेटिव, एक था क्वालिटेटिव। इधर आओ। तो थैलासीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है भाई। थैलासीमिया में ग्लोबिन मॉलिक्यूल कम बना था, याद आया? अरे 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 भूल गए? अल्फा थैलासीमिया और बीटा थैलासीमिया भूल गए? हीमोग्लोबिन के पास कितनी चेन थी आपकी? 4, 2 अल्फा 2 बीटा। थैलासीमिया आपका क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर था, याद आया? सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव, तो ये गलत हो गया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया क्वांटिटेटिव बता रहा है, बोथ आर ड्यू टू, बोथ तो एकदम ही गलत हो गया, सेकंड आंसर हो गया। नेक्स्ट। हाँ ये अच्छा है, ठीक है, इस सवाल को हम उड़ा देंगे हम लोग। क्या क्या करते हैं बेटा? उड़ा देंगे। एक मनई है और एक औरत है उसकी, विद नो एनी अपरेंट साइन, कोई साइंस नहीं दिख रहा है कि उनके अंदर कोई बीमारी है। भाई उनके अंदर तो कुछ नहीं दिख रहा, मैया बप्पा में कुछ नहीं दिख रहा कि बीमारी है, ठीक है, माँ बाप में बीमारी नहीं दिख रही है, लेकिन तुमने बच्चों में डाल दी बीमारी। मेरी बात तो सुनो, मम्मी पापा में बीमारी नहीं दिख रही है, बच्चों में डाल दी, बच्चों में बीमारी डाल दी। क्लियर? इसका मतलब बीमारी कंफर्म रेसेसिव है, क्योंकि रेसेसिव का इसका मतलब आपके पास जीन था लेकिन शो नहीं हुआ। भाई डोमिनेंट का तो एक जीन खराब हुआ,
शो हो जाएगा। इसका मतलब डिजीज क्या थी? रेसेसिव। नहीं सीख पाए। डिजीज कंफर्म रेसेसिव है भाई साहब। भैया अगर मेरे अंदर कोई खराब जीन है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, इसका मतलब है वो जीन क्या है? रेसेसिव। तो भैया डोमिनेंट वाले ऑप्शन उड़ गए। कुट सेक्स लिमिटेड सिलेबस में नहीं, सेक्स लिमिटेड आंसर है। ऐसी बदतमीजी मत करो बेटा, पूरा आंसर सुनो। तो बीमारी कंफर्म है, क्या हो गई? रेसेसिव। ठीक है, कह रहा है 3 ऑफ द सन सफर, कितने थे टोटल? 5 में 3 सफर कर रहे हैं किस चीज से? इस डिजीज से। इसका मतलब महिला जो है, महिला उस जीन के लिए क्या होगी? कैरियर। अगर 5 के 5 सन अफेक्टेड हो जाते तो यानी कि महिला होमोजाइगस है उस बीमारी के लिए। नहीं समझ पाए बात को? समझ गए मेरी बात? कितने लोग समझ गए हाथ ऊपर? तो पहले बताओ डिजीज रेसेसिव थी कि डोमिनेंट? तो आंसर क्या होगा? एक्स लिंक्ड रेसेसिव। क्लियर है वाली बात? कुछ है इन क्वेश्चनों में, एक स्टेप का दिमाग लगाना। मैंने आपकी सोच खोली, मैंने इसीलिए इसको रटवाया नहीं। सोचिए, आपने सोचना सीख गए। ये हो सकता है तो ये होगा, तो ये होगा, ये होगा, ये होता है तरीका यार। दिस इज द पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 56। और स्केल है बेटा, स्केल बेटा। अरे बाप रे, इसकी नपाई करो, कितना लंबा क्वेश्चन है। लंबा क्वेश्चन मतलब इंफॉर्मेशन ज्यादा मतलब क्वेश्चन सरल। पक्का? A scientist perform a gene mapping experiment in maize. Why you are talking about maize? You can put here gorilla. आपको नहीं कह रहे? बैक्टीरिया, फंजाई। He mapped the gene on chromosome on the basis of percentage of crossing over. उसने तो जीन की मैपिंग करी कि कौन सा जीन कहां पर स्थित है, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन डिफरेंट जीन। ओ, मुझे लगा सेम जीन पे भी आप परसेंटेज निकाल लोगे जो कि होमोलोगस पे पाए जाते हैं। अबे एक ही क्रोमोसोम पे तो करते हो ना यार। क्या होमोलोगस पे तुम दूरी निकालते हो क्या? नहीं। अच्छा, और ये बता रहा परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर। मैं तो कुछ और पढ़ा रहा था ना बड़ी देर तक। 1 मैप यूनिट करस्पॉन्ड दर्शाता है 1% क्रॉसिंग ओवर या 1% रिकॉम्बिनेशन। इसके लिए आप मेरा लास्ट वाला वीडियो देख लीजिए, इतना क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द जीन शोइंग मोर देन 50% रिकॉम्बिनेशन, 50% से ज्यादा रिकॉम्बिनेशन हुआ, इसका मतलब वो लिंक्ड जीन नहीं है। ठीक है, वो अलग अलग क्रोमोसोम पर मौजूद है। ठीक है भाई, ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कि एनसीईआरटी का टेक्स्ट लिख दिया हो। नहीं समझे आप मेरी बात? तो मैं काम मदद करता हूं आपकी, मैं आपको मैं इतना उड़ा देता हूं। मुझे ये ज्ञान नहीं चाहिए, ये ज्ञान साहिल सर ने दे दिया है। क्रॉसिंग ओवर स्टडी बताती है मैं इस पर कि उसने, हाँ आप रखिए कुछ मुद्दे की बात तो, और ये भी मत कहो मुझसे, ये भी काटेंगे हम ये बस हमको डिस्टेंस बताओ, हम आंसर बताएंगे। ए डी के बीच 10%। अच्छा, ईमानदारी से पहली नजर में देखने में कठिन लगा था ना? आप समझ गए ना, कठिन कुछ नहीं होता, कठिन हमारी सोच हो जाती है, राइट? ठीक है, इधर ए डी के बीच 10%, ए सी के बीच 3%, सी डी के बीच 5%, ए बी के बीच। सबसे पहले ए और सी नजदीक होने चाहिए। ए और सी इसमें नजदीक है, इसमें नजदीक नहीं, कट गया। पहले बताओ, ये बात समझ में आ गई? ए और सी नजदीक होने चाहिए ना। हमें सबसे कम दूरी किसकी दिखा रहा है? 3%। पहला भी गया, अब थर्ड या फोर्थ में एक आंसर है, बोलते ही नहीं है यार। अगला देखो, ए और सी मतलब क्या है? नजदीक नजदीक है बच्चों, राइट? ए बी के बीच में बता रहा है 5%। क्या बोला? ए बी के बीच में 5%। अगर बी इधर है, अगर बी इधर है, ए सी के बीच कितना बता रहा है? 3। और ए और बी के बीच कितना बता रहा है? 5। ठीक है, या 5 इधर है या तो 5 इधर है। यहां तक बात एकदम क्लियर है? बी सी की डिस्टेंस देख लो, बी सी के बीच की डिस्टेंस
बी सी के बीच की डिस्टेंस, सुनो तो मेरी बात, अगर बी, पहले हम गलत वाला उठाते हैं, मेरी आदत है, बी और सी के बीच की दूरी 2 होनी चाहिए तभी बी इधर है, और 8 हुई बी और सी के बीच की दूरी तो बी इधर है, मतलब बी ए सी का अरेंजमेंट कंफर्म हो गया है। बता दो यार, करेक्ट आंसर इज थर्ड। बाकी आप चारों में ला लो अपने कंफर्मेशन के लिए, आपकी इच्छा स्वादा अनुसार। आइए, बहुत बड़ा भीम का है क्वेश्चन लगवा दिया सर। अ वुमेन हैज एक्स लिंक्ड कंडीशन, बड़ा सुंदर सवाल, मैं पागल हो जाऊंगी। ह्यूमन एम्ब्रायो हैव ऑल द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस इट नीडेड टू बिकम अ मेल और फीमेल। वाह, ह्यूमन की एम्ब्रायो में ये इंस्ट्रक्शन रहता है कि तुम लड़का बनोगे या लड़की। इज दिस क्लियर? कहता है मेल फीटस हैव अ मास्टर जीन। ओ माय गॉड, मैंने आपसे एक दिन कहा था ये मत बोल देना कि सारे सेक्सुअल कैरेक्टर सेक्स क्रोमोसोम पर है, ऑटोसोम पर भी होते हैं, बताया था। अच्छा, कहता है मेल फीटस हैव अ, बेटा अगर मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना तो मैं SRY जीन और TDF जीन इन सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। और SRY जीन, TDF जीन, ये सब वाई लिंक्ड जीन है, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, तो प्लीज मुझे मेरे तरीके से एक्सप्लेन करने दो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन दिया तो कुछ सोच के दिया है। ये क्वेश्चन सोच के निकाल लीजिए, राइट। एकदम स्ट्रिक्ट टू NCERT मत रहिए, थोड़ा सा कंसेप्चुअल NCERT को पढ़िए। कहता है मेल फीटस के पास एक मास्टर जीन होता है, इंफॉर्मेशन उतनी होगी कि आप आंसर निकाल लो। विच एक्ट एज बायोलॉजिकल स्विच, बायोलॉजिकल स्विच, स्विच मतलब मेल या फीमेल, ठीक है, मतलब मेल या फीमेल, स्विच करना ना, स्विच ऊपर या नीचे। टर्निंग अदर जीन ऑन एंड ऑफ, इसका मतलब कोई जीन है जो दूसरे जीन को ऑन भी कर सकता है ऑफ भी कर सकता है, कहता है। और मेल के पास कह रहा है, किसके पास कह रहा है? मेल के पास, मेल के पास है मास्टर जीन, ठीक है, ठीक है। लॉस ऑफ दिस जीन रिजल्ट इन टू फीमेल, अगर वो जीन नहीं हुआ तो वो महिला बन जाएगी। पुरुष X भी देता है और Y भी देता है, महिला को क्या देता है? X, क्या नहीं देता है? Y। इसका मतलब वो जीन Y पे होगा, इसका मतलब वो जीन Y पे होगा। कितने बच्चों को क्लियर है? किसी एक भी बच्चे को नहीं क्लियर हो? ठीक है, वेरी गुड। एक बार नहीं बेटा, 5 बार दोबारा होगा। आओ, अलग अलग तरीके से होगा, जब तक सीख नहीं जाएंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। सीखना है कि खत्म? ह्यूमन एम्ब्रायो हैव ऑल द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही बात है, ये मुझे पता थी, नहीं लिखते मैं तो भी। इट नीडेड टू बिकम मेल और फीमेल, कि मेल बनेगा फीमेल, कह रहा लेकिन मेल के पास मास्टर जीन होता है, जो फीटस है, जो अंदर गर्भ है, मेल में कोई ऐसा जीन होता है जो बायोलॉजिकल स्विच की तरह काम करता है, कुछ जीन को ऑन कर देगा, कुछ जीन को ऑफ। लॉस ऑफ दिस जीन, अगर वो जीन नहीं गया इधर, अगर वो जीन नहीं गया तो महिला बन जाएगी। समझिए कायदे से, ठीक है। इधर देखो, विच रिमेन सेक्सुअली, उसे हटाओ। मेल कौन सा जीन, मेल ऑटोसोम भी अपने देता है, मेल अपना X भी फीमेल को देता है, मेल क्या नहीं देता फीमेल को? तो कौन से क्रोमोसोम पर मौजूद जीन होगा? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? थोड़ा सा सोचना था, थोड़ा सा सोचना था। मेल फीमेल को क्या नहीं देता है? वाई। इसका कह रहा अगर वो जीन नहीं गया, भाई जीन तो क्रोमोसोम पे है, तो वाई जीन अगर नहीं गया, ओ वाई क्रोमोसोम नहीं गया, तो उस पर मौजूद जीन नहीं जाएगा, और वाई नहीं जाता तभी तो फीमेल बनती जब X जाता है। तो आंसर इज वाई क्रोमोसोम। ओवर एंड आउट। क्वेश्चन शुरू होने से पहले, अ मैन एंड फीमेल एंड वुमेन दोनों एक बीमारी से अफेक्टेड है। मेरे को इंटरेस्ट नहीं उन्हें बीमारी क्या है, ठीक है, शादीशुदा है दोनों, डोमिनेंट बीमारी है, पहली बात, दोनों अफेक्टेड है भाई साहब। एक्स लिंक्ड पहले ही बता दिया भाई साहब, बहन जी, दोनों अफेक्टेड है। एक्स लिंक्ड में एक्स क्रोमोसोम पे भी हो सकता है, वाई पे भी, वाई पे नहीं होगी बीमारी, क्योंकि 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 फीमेल में है। भाई वाई क्रोमोसोम पर कोई जीन मौजूद है तो वो बीमारी सिर्फ मेल में करा सकता है। डोमिनेंट डिजीज है तो बेटा मिनिमम ये हो सकता है कि महिला या तो इस डिजीज के लिए कैरियर है, या तो कैरियर है, या तो कैरियर है,
या तो अफेक्टेड है। जीनोटाइप हो सकता है या तो हो सकता है कैपिटल ए और उधर नॉर्मल हो। अब नॉर्मल स्मॉल है, मान लो, क्या लिखने का क्या मतलब है ना। या तो डिजीज के लिए होमोजाइगस होगी या तो डिजीज के लिए हेटेरोजाइगस। पुरुष अफेक्टेड है मतलब पुरुष के पास पक्का ये जीन होगा। पहले बताओ कितने लोग की बात क्लियर है? अगर दोनों, पहले मेरी बात सुनना, अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम पर बच्चा, महिला की बात कर रहा हूं, देखो यार, दोनों एक्स क्रोमोसोम पर अगर वो डिफेक्टेड जीन हुआ तो पुरुष लड़के को अपना मम्मी जो है मम्मी लड़के को अपना क्या साहब, अगर महिला होमोजाइगस होती तो हर मेल अफेक्टेड होता। राइट या रॉन्ग? ये पेन उठाने वाले क्वेश्चन नहीं, बैठ के सोचने वाले क्वेश्चन है ना। समझ गए बात को? इसका मतलब पुरुष का तो हो गया भाई जीनोटाइप, ठीक है, पुरुष ये होंगे और महिला कैरियर होगी। क्लियर है? सबको क्लियर है? पीछे वालों, इधर वालों, उधर वालों, आगे वालों, बीच वालों। क्वेश्चन नंबर 60, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू जीन, क्या चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? विच इज इनवर्सली, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, आओ भाई, क्रॉसिंग ओवर कितनी हो सकती है? 0 से 50%। 50 से ऊपर क्या क्रॉसिंग ओवर होगी क्या? 50% भाई, कोई भी संभावना क्या हो सकती है? 50-50। मैंने आपसे करके मैं दिखाऊं एक बार और भाई, इधर देख लो ना, कोई बात नहीं बेटा, देख लो मुन्ना, देख लो, घर की बात है अपने, है ना। अच्छा चलिए देख लेते हैं, इधर आइए। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये क्रॉसिंग ओवर हुआ। लेकिन अगर ये भी क्रॉसिंग ओवर हो गया तो बात वही हो गई भाई। तो भैया दो में एक ही में क्रॉसिंग ओवर कराओगे? दोनों में करा दोगे तो बात वही हो जाएगी ना। नहीं समझ पाए बात को? इस वजह से 0 से 50, ये तो खैर बता भी चुके हैं फर्स्ट वीडियो में ही। बेटा ये क्वेश्चन जो है कहता है व्हाट शैल बी द रेशियो ऑफ हेटेरोजाइगस, हाँ ठीक है, होमोजाइगस नॉर्मल किस बीमारी के लिए बोल रहा है? कलर ब्लाइंडनेस के लिए। होमोजाइगस कभी नॉर्मल हो ही नहीं सकता। कलर ब्लाइंडनेस के लिए होमोजाइगस नॉर्मल हो ही नहीं सकता। या तो वो होमोजाइगस हो, कलर ब्लाइंडनेस का जीन दोनों के पास हो, तब बोल सकते हो होमोजाइगस कलर ब्लाइंड। ठीक है, इधर क्वेश्चन में करेक्शन है, नॉर्मल हटेगा ना बेटा। होमोजाइगस कलर ब्लाइंड हो सकते हो, होमोजाइगस नॉर्मल तब हो सकते हो जब दोनों एक्स क्रोमोसोम पे ना हो। पहले बताओ, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस ये फीमेल में एक्स क्रोमोसोम के केस में बोल सकते हो, मेल में क्या हो? एक ही जीन होता है, हेमीजाइगस होता है ना मेल में, किसी एक जीन का एक ही एलिक फॉर्म। चलो भैया, कलर ब्लाइंड पिताजी हैं, पिताजी तुम्हारे गैमेट बना रहा हूं सीधे, कोई परेशानी? माताजी कैरियर हैं आप? जी साहेब। ये वाली माताजी अफेक्टेड, ये वाले पिताजी माताजी ने, ये वाली लड़की अफेक्टेड, लड़का अफेक्टेड, लड़की कैरियर, मेरा मानना हेटेरोजाइगस कैरियर। नॉर्मल तो कह रहा है, बताइए हेटेरोजाइगस, पहली बात तो मेल कभी कलर ब्लाइंडनेस के लिए हेटेरोजाइगस नहीं हो सकता। हाँ, हेमीजाइगस हो सकता है, हेमीजाइगस हो सकता है, हेटेरोजाइगस फीमेल हो सकती है। पहले ये कितने लोग समझ पाए? बहुत अच्छा, एक महिला हेटेरोजाइगस है, 1, 4 में एक ही तो है। होमोजाइगस भी एक महिला होगी जो अफेक्टेड होगी। नहीं समझे मेरी बात? आ तो जाएगा, पढ़ा कौन रहा है? एक कलर ब्लाइंड हेमीजाइगस पुरुष की बात हो रही है बेटा, एक बेटा अफेक्टेड पुरुष होगा ना हेमीजाइगस। हेमीजाइगस मतलब
फैक्टर ऑकर इन पेयर वाली बात नहीं लग रही है। सबको क्लियर हो तो हाँ बोल देना यार। 1:1:1। क्वेश्चन नंबर 62। ए एंड बी जीन लिंक्ड है। लो ये लिंक्ड जीन है, अलग ना करो इनको। व्हाट शैल बी द जीनोटाइप ऑफ प्रोजेनी? अगर क्रॉस कराते हैं इनके बीच, इधर देखिए, इधर देखिए, ये एक पेरेंट है तो इसको हम ऐसे तो लिखते हैं कैपिटल ए स्मॉल बी। कोई दिक्कत है क्या? ये अगला पेरेंट क्या है? स्मॉल ए स्मॉल बी, ये वाला हो गया, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत? इधर देखो लिंक्ड जीन है, कैपिटल ए स्मॉल ए तो अलग अलग होंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से क्या होंगे? अलग। लेकिन लिंक्ड जीन के केस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का अपोजिट हो जाता है। क्या इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर पा रहे होंगे? बोलते ही नहीं हो यार। कैपिटल ए कैपिटल बी एक साथ है, कैपिटल ए कैपिटल बी एक साथ है, और स्मॉल बी एक साथ है। मतलब गैमीट जो बन रहे होंगे वो कैपिटल ए कैपिटल बी वाले बन रहे होंगे, स्मॉल बी वाले। अगर दूर होते तो रिकॉम्बिनेशन करा देते, कैपिटल ए स्मॉल बी भी बनता और स्मॉल ए कैपिटल बी बनता। डबल क्रॉसिंग और करा देते, 2 बार करा देते। इसमें एक ही टाइप का गैमेट बनता, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो कह रहा बच्चा बताओ कैसा पैदा होगा? बच्चे सारे के इधर बच्चे 2 टाइप के होंगे। ये वाला फ्यूज होगा तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ये वाला फ्यूज होगा तो स्मॉल ए स्मॉल बी। आंसर सेकंड। मेरे भाई जब लिंक्ड जीन बता दिया तो उन्हें अलग मत करो। अगर जीन लिंक्ड है तो क्रॉसिंग ओवर कराओगे क्या? थोड़ी मोड़ी होती है, लेकिन इन क्वेश्चनों में कंसीडर थोड़ी करोगे यार। हमें ऑप्शन ही नहीं दिया उसका। क्वेश्चन का सेंस समझ गया ना क्या कहना चाह रहा है? 63 एन एक्स लिंक्ड, पढ़ो भैया सभी लोग एक साथ एक बुलंद आवाज में। एन एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट शो ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर मेल टू फीमेल वेट। मेल कभी एक्स लिंक्ड एक्स या वाई के लिए कैरियर हो ही नहीं सकता। ऐसे ना करिए, आंसर दीजिए। पहला गलत। एक्स लिंक्ड रेसेसिव नॉन क्रिस क्रॉस गलत। क्रिस क्रॉस दिखाता है फादर टू डॉटर, मदर टू, या डी भैया, डी। क्वीन विक्टोरिया में बहुत सारे हीमोफिलिक डिसेंडेंट थे क्योंकि वो कैरियर थी। सही है, हीमोफिलिया से डोमिनेंट नहीं, रेसेसिव है। अरे भैया लास्ट क्वेश्चन सी, हाँ बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर लास्ट है नहीं है? अच्छा, इसके बाद वो बहुत कठिन क्वेश्चन है जो आखिरी वाला। एसर्शन सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय substitution of glutamic acid by valine at the 6th position of beta globin chain of hemoglobin molecule. It is due to single base substitution at the 6th codon of beta globin gene GUG2, GAG नहीं, GAG2 और mRNA पे ऐसे होता है, याद आया? तो आंसर है सी। क्लियर? खत्म? ओके। सो बच्चों अब मैं कुछ फाइनल बातें करता हूं अपनी। मेरी फाइनल बातें हैं, ऊपर ऑटोसोमल बीमारी होगी तो पुरुष और महिला दोनों में जाएगी। ठीक है, पॉइंट बोल रहा हूं सीधा सीधा। ऑटोसोमल बीमारी होगी, पुरुष और महिला दोनों में जाएगी। ऑटोसोमल है और रेसेसिव है। ऑटोसोमल के साथ रेसेसिव बोल रहा हूं, एक्स की बात नहीं कर रहा हूं। तो इसके लिए पुरुष भी कैरियर हो सकता है, महिला भी कैरियर हो सकती है। रेसेसिव है और ऑटोसोमल है तो पुरुष भी कैरियर हो सकता है, महिला भी कैरियर हो सकती है। बस इतने पॉइंट सुनते जाना। पहला है ऑटोसोमल बीमारी है तो पुरुष महिला दोनों में हो सकती है क्योंकि क्रोमोसोम पुरुष महिला दोनों के पास है। दूसरा, ऑटोसोमल बीमारी है भाई, डोमिनेंट डिजीज का तो कोई कैरियर वैसे भी नहीं होता। डोमिनेंट का तो एक भी एलील आ गया तो देखेगा। मैं वो फाइनल वर्ड गोल्डन वर्ड्स बोल रहा हूं, बस सुन लो, इसको फील कर लो। जब फील हो ना तब यस सर बोलना, तब आगे बढ़ेंगे। ऑटोसोमल बीमारी, पॉइंट नंबर पहला, ऑटोसोमल बीमारी
पुरुष और महिला दोनों में हो सकती है क्योंकि ऑटोसोम्स दोनों के पास हैं। डोमिनेंट बीमारी है अगर, चाहे ऑटोसोमल हो, चाहे एक्स लिंक्ड हो, चाहे कॉनोलिंक्ड हो, उसका पुरुष महिला कोई भी कैरियर नहीं होता, एक भी एलिक फॉर्म दिख गया डोमिनेंट का, बीमारी एक्सप्रेस कर देगी। ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है, ठीक है, तो पुरुष भी इसका कैरियर हो सकता है, महिला भी इसकी कैरियर हो सकती है। सुन ही नहीं रहे आप लोग। भाई रेसेसिव डिसऑर्डर, अगर एक ही जीन खराब होगा तो बीमारी अपीयर नहीं होगी, लेकिन अगर एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है तो महिला तो कैरियर हो सकती है, पुरुष या तो अफेक्टेड होगा या तो अनअफेक्टेड होगा, और पुरुष हेमीजाइगस होगा, ठीक है। वाई लिंक्ड बीमारी होगी वो सिर्फ पुरुषों में होगी। ये 5 पॉइंट जो समझ गया ना वो उड़ा देगा जेनेटिक्स को। ये 5 पॉइंट क्लियर है? दोबारा, हाँ मैं दोबारा सारे केसेस बोलता हूँ, ठीक है। 10 सेकंड के लिए साइलेंस चाहिए। बड़ी मेहनत करे यार जेनेटिक्स में, बड़ी मेहनत हो गई। YouTube पे इसका वीडियो पड़ा रहेगा, मेरी माँ, रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। कहाँ से लाते हैं भाई आई एंड आई वाले। लिखता भी जाऊं क्या? सुनाओ एट लास्ट 5 गोल्डन पॉइंट्स, 5 गोल्डन, अब चाहे डायमंड जो भी पॉइंट बोलना वो मान लो, 5 ऐसे पॉइंट जिन्हें आपको सिर्फ समझना है, और अगर ये पॉइंट समझ गए, समझना है, रटना नहीं है, दिमाग में चलाना है आपको क्या हुआ, तो फिर खेल खत्म, ठीक है। अगर पॉइंट नंबर फर्स्ट, अगर कोई बीमारी ऑटोसोमल है तो वो मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है, क्योंकि ऑटोसोम्स मेल और फीमेल दोनों के पास पाए जाते हैं। यस सर, नो सर? पॉइंट नंबर सेकेंड, कोई भी बीमारी अगर डोमिनेंट है, चाहे एक्स लिंक डोमिनेंट हो, चाहे ऑटोसोमल डोमिनेंट हो, ठीक। वाई लिंक के लिए कोई क्या डोमिनेंट क्या रेसेसिव, वाई तो सिर्फ मेल ही के पास है, हेमीजाइगस कंडीशन है, मेल में तो एक्स वाई दोनों हेमीजाइगस है। कोई भी बीमारी अगर डोमिनेंट है तो मेल और फीमेल कभी उसका कैरियर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर एक और जीन आएगा एक्सप्रेस कर जाएगा, और एक्सप्रेस हुआ तो कैरियर किस बात का? यस सर या नो सर? पॉइंट नंबर थर्ड, अगर कोई बीमारी ऑटोसोमल रेसेसिव है, ऑटोसोमल तो मेल भी उसका कैरियर हो सकता है, फीमेल भी उसकी कैरियर हो सकती है। भाई एक जीन खराब होगा, अपीयर कहां हो जाएगी? रेसेसिव डिसीज है। अगर कोई बीमारी एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, डोमिनेंट तो तुरंत अपीयर हो जाएगी, डोमिनेंट के लिए कोई कैरियर नहीं होगा। अगर कोई बीमारी एक्स लिंक्ड रेसेसिव है तो उसके लिए फीमेल कैरियर हो सकती है, मेल कभी कैरियर नहीं होगा, या तो इफेक्ट होगा या तो नहीं होगा, क्योंकि मेल में एक्स और वाई होमोलोगस नहीं, मेल में एक्स वाई के जितने जीन है सब हेमीजाइगस हैं। लास्ट पॉइंट, वाई लिंक्ड अगर कोई बीमारी है या लक्षण, वाई लिंक्ड कोई लक्षण है, बीमारी है, वो सिर्फ और सिर्फ मेल में एक्सप्रेस होगी, और सारे मेल में एक्सप्रेस होगी। दिस इज समरी ऑफ कंप्लीट मॉर्गन, कंप्लीट मेंडल, कंप्लीट डिसऑर्डर्स। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? कंफर्म? बस इस बात को फील करना है आपको, जो मैंने आपको बोला है ये द बेस्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। और एक जगह पर सब कुछ बोलता मैं चला गया, ठीक है। ये वाली बात अगर इसे कोई नोट करता है, पेन डाउन करता है, लिखता है, तो यकीन मानो वो नहीं सीख पाएगा। पेन डाउन नहीं किया जाता। इसे वीडियो चला, रोक दो, अब सोचो क्या बोला। ऑटोसोम्स हैं तो यार भाई मेल फीमेल दोनों में बीमारी आ सकती। डोमिनेंट के लिए कोई कैरियर हो ही नहीं सकता, एक भी जीन खराब बीमारी आ जाएगी। और कैरियर का मतलब होता है कि जीन है लेकिन असर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। भाई वाई लिंक तो सिर्फ मेल में ही होगा,
और अगर ऑटोसोमल रिसेसिव है तो मेल फीमेल दोनों कैरियर हो सकता है। अगर एक्स लिंक रिसेसिव है तो फीमेल तो कैरियर होगी, मेल कभी कैरियर नहीं होगा, या तो अफेक्टेड होगा तो अनअफेक्टेड होगा। सिंपल। कितना सिंपल कर दिया हमने जेनेटिक्स को, राइट। अब पहले बताओ, आर यू वेरी सेटिस्फाइड विद जेनेटिक्स? डर खत्म हुआ? तुम्हें ऐसा नहीं लगता जेनेटिक्स इज नथिंग जस्ट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन? समझ गए बात को? सेम बात रिपीट हो रही ना बेटा, सेम बात रिपीट हो रही है या नहीं हो रही है? लिटरली बताओ, हो रही है या नहीं हो रही है? अच्छा, तो बेटा मैं एक होमवर्क देता हूं और लिंक में उसका आंसर लिखूंगा, ठीक है? मैं एक होमवर्क दे रहा हूं और लिंक में उसका आंसर आपको मिल जाएगा। और ये होमवर्क आपको करना है, बड़ा ही प्यारा होमवर्क मैंने आपके लिए बनाया है, इधर देखिएगा। बड़ा ही प्यारा होमवर्क है बच्चों, आराम से देखिएगा। ये होमवर्क है, बस रटना मत भैया, इसको रटने वाली सोच तो चली गई ना जेनेटिक्स में यार, बोलते नहीं यार। फॉर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, अब वो चाहे जो हो, डोमिनेंट के लिए कोई कैरियर हो सकता है क्या? चलो आज देखते हैं आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा पाओगे या नहीं। ये बताओ, एक कपल बच्चा पैदा कर रहे हैं तो कपल में वैल्यू कितनी हुई? 2। ठीक है, ओके, आओ देखते हैं, ठीक है? चलें शुरू करें। ये बताइए फीमेल क्या क्या हो सकती है एक्स लिंक रिसेसिव के लिए? अफेक्टेड, नॉर्मल, कैरियर। अगर तुम ये बता लिए तो मजा आ जाएगा, ठीक है? मेल क्या क्या हो सकता है? अफेक्टेड, डोमिनेंट डिजीज के लिए कोई कैरियर हो सकता है क्या? नॉर्मल के लिए सर, डोमिनेंट के लिए कैसे कोई कैरियर हो सकता है? एक भी एलील आएगा, एक्सप्रेस हो जाएगा। एक बार में आप दोनों में से इधर से एक लोगे फीमेल और एक लोगे मेल, तो कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है? फीमेल में कितनी बन रही है? 3। मेल में कितनी बन रही है? 2। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो अगर हम जोड़े बनाएंगे इनके तो 3 दिवाई 6। एक बार अफेक्टेड का तीनों से, एक बार नॉर्मल का तीनों से। इसमें भी देखो हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा के निकालना, कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है? 6। आ जा बेटा, इधर आइए सभी बच्चे। मैंने यहां पर लिख दिया फीमेल, यहां पर लिख दिया मेल, ठीक है? फीमेल क्या क्या हो सकती है? अफेक्टेड, कैरियर, नॉर्मल, ठीक है? नॉर्मल कहने का मतलब हो गया एकदम ओके। अब कई बार ऐसे बोल सकता है कि फीमेल नॉर्मल है, तो यही मत समझ जाना कि उसके पास जीन है ही नहीं। हो सकता है कि वो आगे मेंशन कर दे कि उसके पिताजी कलर ब्लाइंड थे, समझ गए ना? तो फीमेल कैरियर बन जाएगी, समझो? वो नॉर्मल बाहर से बता रही, समझ लो बात को? आगे कुछ नहीं लिखा तो फिर उसे नॉर्मली मान लेंगे। मेल क्या क्या हो सकता है? अफेक्टेड और नॉर्मल। तो मैं तीनों में पहले अफेक्टेड करा ले रहा हूँ। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हर जगह लगाइए जीवन में, जहां जहां लगे, इतने ही तो केस बनेंगे। अब फिर महिला, फिर रिपीट करो। अफेक्टेड हो सकती है, कैरियर हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है, ठीक है? नॉर्मल, बस ये 6 पॉसिबिलिटी बनेगी, 7वीं कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अच्छा, अब इधर कुछ नॉर्मल्स थोड़े से ज़्यादा नॉर्मल हो गए, थोड़ा इन्हें नॉर्मल किया जाए। क्वेश्चन देखिए कितना सुंदर है। परसेंटेज फीमेल, जो बच्चा पैदा होगा, ये बच्चे वाली बात हो रही है, ठीक है? पेरेंट्स है, पेरेंट्स। परसेंटेज फीमेल कैरियर, परसेंटेज फीमेल अफेक्टेड। अब अफेक्टेड निकाल लोगे तो बाकी बचा नॉर्मल। परसेंटेज लिखते जाइएगा। मेल का भी कैरियर हो सकता है? नहीं।
मेल अफेक्टेड, परसेंटेज मेल नॉर्मल, परसेंटेज प्रोजनी अफेक्टेड। अब प्रोजनी मेल फीमेल दोनों आ गए, परसेंटेज प्रोजनी कैरियर। समझ गए आप? समझ गए आप? समझ गए आप? परसेंटेज प्रोजनी नॉर्मल, प्रोजनी में चारों काउंट करेंगे। ये आपको मेरे को फोटो खींच के भेजना है, ठीक है? हाँ, मेरे को फोटो खींच के आपको भेजना है इसके आंसर्स, ठीक है? मैं आपको फिर इधर से करेक्ट आंसर भेज दूंगा, ठीक है? और एक बच्चा, एक कोई बच्चा, एक तो भी भेज दो, इसकी फोटो खींच के मुझे भेज दो ताकि मैं बना दूं चार्ट खटाखट, ठीक है? तो बेटा ये एक शानदार सवाल है, इसके माध्यम से आप सारे केसेस कर ले जाओगे। मेरे को एक जाते जाते एक आंसर दो। कितना पढ़ाने का चुल रहता है ना, जाते जाते एक और दो, फिर जाते जाते और बढ़ जाऊंगा। मेरे को जाते जाते एक आंसर दीजिए कि अगर एक महिला है, उसके पापा कलर ब्लाइंड है, तो महिला कैरियर होगी, कन्फर्म है? कम से कम कैरियर होगी भाई साहब। और पिताजी कलर ब्लाइंड है तो भी कम से कम कैरियर होगी। माता पिता दोनों कलर ब्लाइंड है तो अफेक्टेड होगी, सब अफेक्टेड होंगे, राइट या रॉन्ग? तो दिस इज एंड ऑफ मॉर्गन एंड एंड ऑफ जेनेटिक्स। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा, तुम